एक्सपेक्टेशन वैल्यू, प्रत्याशा मान। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है, एवरेज वैल्यू। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि क्या हो गया, स्थिति होगी, मोमेंटम, मास, सॉरी एनर्जी, कोणीय संवेग, इन सब चीजों की जो एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं वही एवरेज वैल्यू क्या कहलाती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। जैसे कि स्थिति के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कोई भी निकाय ले लो जिसमें N1 टाइप के जो N1 पार्टिकल है उनके क्या है, x पोजीशन, x1 पोजीशन, तथा N2 पार्टिकल की पोजीशन क्या है, x2 है। तो उस कंडीशन में इस निकाय के अंदर टोटल पार्टिकल है उनकी अगर हमको क्या निकालनी है, औसत स्थिति निकालनी हो, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, N1 x1 प्लस N2 x2 अपॉन N1 प्लस N2 के रूप में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगी। ये स्थिति जो है वो क्या बताएगी, इसके अंदर N1 प्लस N2 जितने टोटल पार्टिकल है उन सबकी औसत स्थिति क्या हो सकती है उसके बारे में इस सूत्र से पता चल जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हो तो क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की स्थिति, ऊर्जा, संवेग इत्यादि को जो है हम किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, वेव फंक्शन साइन एक्स टी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको इसके में ध्यान रखना है। कोई भी पार्टिकल है तो वो क्या होगा, किसी भी स्थिति के अंदर वो किस अवस्था में होगा, गतिशील अवस्था में होता है। तो गतिशील अवस्था की कंडीशन के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जो डी ब्रोगली परिकल्पना थी उसके अनुसार ये बताया गया कि कोई भी पार्टिकल अगर गति कर रहा है तो गति के दौरान क्या होगा, वो अपने में से क्या करता है, तरंग फलन को क्या करता है, जनरेट करता है या उत्पन्न करता है तरंग को, और इस तरंग से रिलेटेड क्या होता है, तरंग फलन होता है। उसी तरंग फलन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल की स्थिति, संवेग या एनर्जी को ज्ञात करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है जो प्रत्याशा मान होगा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, फिजिकल क्वांटिटी जो भौतिक राशियां है उनका प्रत्याशा मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेव फंक्शन मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रत्याशा मान जो है उसको जिस फॉर्मूले से लिखा जाता है वो फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि मान लो कोई भी ऑपरेटर ए कैप है या फिर कोई भी भौतिक राशि ए कैप है, उसका जो प्रत्याशा मान है वो किसकी सहायता से किस तरीके से निकाला जाता है, वो इस तरीके से साइन आर वेक्टर पी ए कैप साइन आर वेक्टर पी डीवी अपॉन साइन स्टार आर वेक्टर पी साइन आर वेक्टर पी डीवी। ठीक है ना। इस फॉर्मूले की सहायता से क्या निकाल सकते हैं हम, किसी भी भौतिक राशि का क्या निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इस फॉर्मूले का प्रूफ कोर्स में नहीं है तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि का हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि इस फॉर्मूले के अंदर एक वैल्यू आ रही है ये साइन स्टार आर वेक्टर टी साइन आर वेक्टर डी, ये हमेशा एक के बराबर होता है। कौन सी कंडीशन में, प्रसामान्यीकरण कंडीशन में, अवस्था में। और प्रसामान्यीकरण अवस्था जो होती है वो किसको प्रदर्शित करती है, प्रसामान्यीकरण अवस्था हमेशा प्रोबेबिलिटी को प्रदर्शित करती है। और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, साइन आर टी के परिणाम के स्क्वायर के बराबर होती है। और साइन आर टी का स्क्वायर, या फिर आप ये कह सकते हो वेव फंक्शन का जो रिजल्टेंट होता है उसके परिणाम का स्क्वायर अगर एक के बराबर हो तो उस कंडीशन में उस वेव फंक्शन को कैसा वेव फंक्शन बोलेंगे, प्रसामान्यीकृत या फिर नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बोलते हैं। और अगर कोई वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि जो वेव फंक्शन होता है वो किस रूप में लिखा जाता है, ए एक्सपोनेंशियल आयोटा ax माइनस ओमेगा टी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये साइन की वैल्यू है, इस साइन का आप क्या करोगे, स्क्वायर करो। ठीक है, स्क्वायर करके रिजल्टेंट निकालोगे तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान आपको मिल जाएगा। उस ए स्क्वायर का मान को अगर आप इस समीकरण में रखोगे वापिस, यहाँ से जब आप ए स्क्वायर का मान इसमें रखोगे तो उस कंडीशन में आपको जो वेव फंक्शन मिलेगा वो कैसा वेव फंक्शन होगा, प्रसामान्यीकरण वेव फंक्शन होगा। इसके एग्जाम्पल जो है, कुछ एग्जाम्पल है जो हम लास्ट
मैंने बताया था कि जो आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे, जैसे कि जितने भी आप लोगों के जो ये एक्स, पी, ई तथा एल है, इनके लिए हम क्या निकालेंगे, ऑपरेटर निकालेंगे, मतलब इनकी ऑपरेटर फॉर्मेट में क्या वैल्यू होती है वो ज्ञात कर लेंगे। तो उस आधार के ऊपर जो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, या फिर आप ये कह सकते हो जो ये वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन है, उसके आधार के ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि किसी भी वेव फंक्शन को प्रसामान्यीकृत या फिर नॉर्मलाइज किस प्रकार से किया जाता है, वो भी वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब साइन स्टार या फिर जो ये नीचे वाला भाग है साइन स्टार आर वेक्टर टी साइन आर वेक्टर टी डीवी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो कोई भी अगर भौतिक राशि है तो उसके लिए जो प्रत्याशा मान या फिर जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, साइन स्टार आर वेक्टर टी ए कैप साइन आर वेक्टर टी। ये फॉर्मूला याद रखना है। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल की स्थिति की औसत मान, उसके संवेग का औसत मान, उसकी ऊर्जा का औसत मान, और साथ ही साथ में उसके कोणीय संवेग, जितनी भी आपकी भौतिक राशि है उसके औसत मान को हम क्या कर सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए एक तो क्या है, आप लोगों को इस ऑपरेटर या जो ये ऑपरेटर दिया हुआ है उसका आपको क्या है, ऑपरेटर फॉर्मेट याद होना चाहिए, मतलब इसको किस रूप में लिखते हैं ऑपरेटर के रूप में, वो आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या मालूम होना चाहिए कि जो भी आपको राशि दी है या फिर जो भी आपको पूछा है ऑपरेटर, वो किस वेव फंक्शन के ऊपर पूछा गया है, साइन का मान किस रूप में है, साइन क्या है, एन ऑफ ई की पावर माइनस के एक्स के रूप में हो सकता है, साइन के रूप में हो सकता है, कॉस के रूप में हो सकता है, सेक के रूप में हो सकता है, कोसेक के रूप में हो सकता है, और एक्सपोनेंशियल के रूप में भी हो सकता है। तो आप लोगों को ये जो वेव फंक्शन होगा जिस रूप में दिया हुआ होगा उसी के आधार के ऊपर आप क्या कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हो। और दूसरी चीज ये जो ऑपरेटर होगा उसका गणितीय संक्रिया फिर ऑपरेशन जो होगा वो हमेशा किसके ऊपर होगा, राइट हैंड साइड वाले वेव फंक्शन के ऊपर होगा। इससे ऑपरेटर का इफेक्ट सिर्फ इसी वेव फंक्शन के ऊपर पड़ेगा, इस वेव फंक्शन के ऊपर इस ऑपरेटर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इतना इसके अंदर और एक ध्यान रखने योग्य बात होती है, क्योंकि ये ऑपरेटर हमेशा राइट हैंड साइड के ऊपर ही अप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल जो लास्ट क्लास में बताया था, जैसे कि साइन एक्स अपॉन डेल एक्स कोस एक्स लिखते हो, तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है कभी नहीं पड़ता, इसका इफेक्ट सिर्फ इसके ऊपर क्यों पड़ता है, क्योंकि ये अप्लाई सिर्फ किसके ऊपर, राइट हैंड साइड के ऊपर होगा, क्योंकि अवकलन संकारक, ये अवकलन है, ये अवकलन का चिन्ह भी किसको बताता है, अवकलन संकारक को प्रदर्शित करता है। और ये भी एक क्या है, एक प्रकार से ऑपरेटर है। तो हमेशा ध्यान रखना ऑपरेटर हमेशा किस साइड पे लगेगा, राइट हैंड साइड के ऊपर ही लगेगा, वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कभी भी अप्लाई नहीं होता, ये इतना इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब स्थिति के लिए ये प्रत्याशा मान क्या हो जाएगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक कोई भी तरंग फलन है या अवस्था फलन है, उसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, मान लो कि साइन एक्स टी से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में स्थिति का जो प्रत्याशा मान होगा एक्स, वो क्या होगा, साइन स्टार आर वेक्टर सॉरी एक्स टी एक्स कैप साइन एक्स टी, वेक्टर लगाओ भले नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डीवी अपॉन, या फिर यहाँ पे डीवी की जगह पे आप क्या लिख दो, डीएक्स। यहाँ पे डीएक्स लिखने का क्या कारण है, अभी आपने सिर्फ यहाँ पे देखो साइन एक्स टी लिखा है, वेव फंक्शन किस डायरेक्शन में लिया, ओनली फॉर एक डायरेक्शन में, एक्स एक्स अनुदिश उसका मान क्या है वो लिखा है। अगर यहाँ पे आर आ जाता ना तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो समाकलन के अंदर है जो डीएक्स है ना, उस जगह पे क्या हो जाता, आयतन समाकलन डीवी का यूज हो जाता। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो पोजीशन होती है वो तीनों स्थितियों के ऊपर डिपेंड करती है, तीनों स्थितियों के निर्देशांक के ऊपर डिपेंड करती है, उस वजह से वहां पे क्या हो जाता, डीवी आ जाता, क्योंकि डीएक्स डीवाई डीजेड तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता, और ये वेव फंक्शन जो होता यहाँ पे साइन एक्स टी प्लस साइन वाई टी प्लस साइन जेड टी तीनों के योग के रूप में होता, तो उस कंडीशन में वहां पे क्या आ जाता है, डीवी आ जाता। परंतु यहाँ पे हमने वेव फंक्शन ओनली फॉर कौन से एक्स के अनुदिश लिया, एक्स एक्स के अनुदिश लिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्टार एक्स टी एक्स कैप साइन एक्स टी डीएक्स। अब यहाँ पे हम लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट,
कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ पे खत्म हो रही है कोई मालूम नहीं है। अगर मान लो कि अगर ऐसी कंडीशन दे दे जहाँ पे जो पोजीशन है उसकी कोई लिमिट दे दे, जैसे मान लो 0 से x दे दी, 0 से 10 दे दी, 0 से 20 दे दी, तो उस कंडीशन में यहाँ पे पोजीशन क्या अप्लाई हो जाएगी 0 से लेके 10। लेकिन वहां पे भी देखोगे ना तो आपको मान लो कि x का मान दे दिया कहीं से भी 0 से लेके 10 के बीच में दे दिया, तो वे फंक्शन हमेशा जो ये फॉर्मूलेट लिखा जाएगा वो तो हमेशा किसके रूप में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के रूप में होगा। लेकिन अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा किसके रूप में 0 से 10 के रूप में। तो वहां से आप देखोगे ना तो इसको कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे माइनस इनफाइनाइट से 0 फिर प्लस क्या आ जाएगा 0 से 10 फिर प्लस फिर क्या आ जाएगा 10 से इनफाइनाइट। अब ये वैल्यू तो किसके बराबर हो जाएगी 0, ये वैल्यू भी किधर चली जाएगी 0, बचेगी ओनली फॉर कौन से ये मान, क्योंकि मान तो सिर्फ आपको इसी का दिया हुआ है, बाकी सबका मान क्या है 0 है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है और कुछ भी नहीं, ये पता चल गया ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, नीचे क्या आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार एक्स टी साइन एक्स टी डी ठीक है। ये मान किसके बराबर हो जाएगा एक के, जब कैसा वेव फंक्शन हो प्रसामान्यीकृत तरंग फलन होता है, उसके लिए इसका मान किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। प्रसामान्यीकृत फलन से मतलब उस वेव फंक्शन के परिणाम का स्क्वायर किसके बराबर हो, अगर 1 के बराबर आता है तो उस वेव फंक्शन को कैसा फंक्शन बोलते हैं प्रसामान्यीकृत, इंग्लिश में नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बोला जाता है ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होगी। तो उस कंडीशन में जो ये यहाँ पे आपको राशि दी हुई है एक्स के, उसका प्रत्याशा मान क्या प्राप्त होगा माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार एक्स टी एक्स साइन एक्स टी डी एक्स, ये मान किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया। अब दूसरी जो है स्थिति के प्रत्याशा मान के बाद में, स्थिति में प्रत्याशा मान के बाद में जो दूसरा आता है वो आपको कौन सा है संवेग में, संवेग का प्रत्याशा मान, सेम वही का वही फॉर्मूला, बस चेंज इतना सा इसमें ये होता है कि जो संवेग होता है पी कैप उसको किसके रूप में लिखा जाता है माइनस के आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, या फिर इस रूप में लिखा जाता है डेल के रूप में, इस तरीके से लिखते हैं ठीक है ना। ये कैसे आएगा वो अपन आगे पढ़ेंगे जब हम इनके सबके प्रूफ करेंगे ना, जो ये संवेग का हो गया, एनर्जी का हो गया, गति ऊर्जा ई के का हो गया, स्थिति ऊर्जा वी का हो गया, उसके बाद में एल का हो गया, इन सब के निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सूत्र कहाँ से प्राप्त होता है कैसे प्राप्त होता है, वो तो वहां पे पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि जो मोमेंटम जो होता है उसको किस प्रकार से लिखते हैं पी के को माइनस के आयोटा एच का डेल के रूप में लिखते हैं। अब इसका अगर हमको प्रत्याशा मान लिखना है और साइन एक्स कैसा है नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज्ड है या फिर आप ये कह सकते हो प्रसामान्यीकृत है, तो उस कंडीशन में यहाँ से ये जो वैल्यू है साइन स्टार एक्स टी साइन एक्स टी डी एक्स इसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। और यहां से जो ये पी कैप है इसका जो मान आएगा वो क्या होगा माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार एक्स टी पी कैप साइन एक्स टी डी एक्स माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब मान रख दो पी कैप का क्या है वो मान रख देंगे स्टार एक्स टी, क्वेश्चन में क्या आ जाएगा माइनस के आयोटा एच कट डेल्टा साइन एक्स टी डी एक्स। इस तरीके से क्या कर सकते हैं इसका भी प्रत्याशा मान ज्ञात कर सकते हैं। कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, लेकिन जो औसत मान निकालने का जो सूत्र होगा वो हमेशा क्या होगा इसी रूप में होगा पी वेक्टर का ठीक है ना, ये इसके अंदर ध्यान रखना है। ओके तो दूसरा पढ़ते अब है लास्ट में जो है वो क्या है ऊर्जा का प्रत्याशा मान।
अब ऊर्जा जो होती है वो दो प्रकार से निकल जाती है। दो प्रकार से कैसे, इसको मतलब दो रूप में लिखते हैं वेव फंक्शन को। जो ऊर्जा के रूप में जो ऑपरेटर होता है उसको दो प्रकार से लिखा जाता है, और इस ऊर्जा के ऑपरेटर को हैमिल्टोनियन भी बोलते हैं। एच के रूप में भी हमेशा ऊर्जा के ऑपरेटर को लिखा जाता है, या फिर ई के रूप में। दो प्रकार से ऊर्जा के ऑपरेटर को लिखा जाता है, ठीक है ना, एच कैप या ई कैप। एच कैप को बोलते हैं हैमिल्टोनियन। हैमिल्टन ही इंग्लिश में, हिंदी में हैमिल्टन ही है, और इंग्लिश में इसको हैमिल्टोनियन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये भी है, दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो टाइम डिपेंडेंट के रूप में, मतलब इसकी एक तो इस ऑपरेटर जो होगा वो क्या होगा, समय के ऊपर निर्भर हो, और एक क्या हो, समय के ऊपर निर्भर न करके इसके ऊपर डिपेंड करे, पार्टिकल की स्थिति के ऊपर डिपेंड करे। तो उस कंडीशन में जो ये है, इसको कैसे लिखते हैं, माइनस के एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v के रूप में, या फिर इसको लिखा जाता है आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी। दो तरीके से, एक तो क्या होगा एच कट 2m प्लस वी, और दूसरा क्या हो जाएगा ई कैप बराबर आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, समय आश्रित। किसके ऊपर डिपेंड करता है, समय के ऊपर। और दूसरा जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे डेल्टा है स्क्वायर, स्थिति के ऊपर। क्योंकि डेल्टा स्क्वायर जो होता है उसको कैसे लिखते हो, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हो। तो इस वजह से जो ये जो पहला वाला पार्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, और दूसरी वाली टर्म जो है वो समय आश्रित टर्म होती है। तो इस कंडीशन में जो वेव फंक्शन है ये साइन एक्स टी, अगर ये कैसा हो, प्रसामान्यीकृत हो, किस रूप में हो, प्रसामान्यीकृत रूप में हो, तो उस कंडीशन में जो ये ऊर्जा का प्रत्याशा मान है वो क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार एक्स टी ई कैप साइन एक्स टी इंटू डी एक्स। तो यहाँ से ई कैप का मान रखेंगे, तो दो फॉरवर्ड वेव का फॉर्मूला बनेगा, एक तो माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार एक्स टी आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी साइन एक्स टी dt। तो दूसरा जो इसका प्रत्याशा मान होगा वो क्या होगा, ए कैप बराबर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार एक्स टी एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v साइन एक्स dx। ये इसके तीन फॉर्मूले, दो फॉर्मूले, एक तो किसके ऊपर टाइम डिपेंडेंट टर्म है तो उस कंडीशन में एनर्जी का औसत मान निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे, और अगर वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है तो किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है।